हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नाइट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3। डेली मैं आपके लिए 3 बजे लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की, वो मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स और जो भी अपडेट्स हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। हमारा जो कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल है फिलर फॉर्म का, उस पे, और जो फिलर फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे, तो आप जाके सभी को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देती हूँ कि ये जो पेपर 2 है इनके ये सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जीके की और पेपर फर्स्ट की क्लासेस भी आपकी रहती हैं, तो जिनको भी लेना हो उनको वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्लासेस यहाँ पे अपने अपने टाइम से, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी हमारा चल रहा था, हमने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो यूनिट 3 में 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं टोटली। तो मैं चाहती हूँ कि साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे, तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था। कल की क्लास में हमने कॉस्ट और जो रेवेन्यू है उसका पूरा हमने क्या कर लिया था, रिवीजन थ्योरेटिकली। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग में कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आई हूँ। तो लेट्स सी, आज की क्लास में हम सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। ये एक तरीके से आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया कि आपको ऑलरेडी कितना याद है। उस बेसिस पे सभी को क्या देना है, अपने आंसर्स को पुटअप करना है जो हमारी लाइव चैट रहेगी उसमें, ठीक है। और फिर लास्ट में सभी अपना स्कोर्स बताएंगे, जिससे क्या होगा, कितनी प्रिपरेशन हुई है आपको ये पता चलेगा, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। योर क्वेश्चन इज गुड्स विच आर पैराडॉक्सिकल टू द लॉ ऑफ डिमांड आर। ऐसे कौन से गुड्स हैं, कौन सी ऐसे सामान हैं जो पैराडॉक्सिकल है लॉ ऑफ डिमांड के। आपने लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो क्या है, पैराडॉक्सिकल है लॉ ऑफ डिमांड के, यानी ऑपोजिट है, अपवाद है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। फिन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नन ऑफ द अबव। इन चारों में से बताना है। बहुत इजी है, हमने पढ़ा अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड को, एक्सेप्शन भी हमें पता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज हियर। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से मुझे सभी बताएंगे, मेंशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। वेरी गुड, बहुत ईजी है ये। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिफिन गुड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोज, यानी जो आपकी व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो क्या दर्शाती है। हमने पढ़ा है दोनों टाइप की, जो मार्केट शेड्यूल है उसको भी पढ़ा है हमने, मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो क्या बताती है। ये 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए ऑप्शंस। फर्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम का जो टेबल का प्रेजेंटेशन है, एक टेबल के रूप में मांग के नियम को प्रदर्शित करती है। द प्राइजेस ऑफ गुड्स, सामान की प्राइस बताती हैं। द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी प्रेजेंट, यानी एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी गई है वो बताती है, उसकी मात्रा के बारे में बताती हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची है, वो क्या बताता है, जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताइए इसका। वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। देखिए यहाँ पे जब भी हम बनाते हैं अनुसूची, उसमें क्या होता है, मांग के नियम के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रदर्शित की जाती है कि जितनी आपकी क्या बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, कितनी डिमांड कम हो रही है, राइट। और उसके बाद उस टेबल में और क्या शो किया जाता है, अनुसूची में कितनी प्राइस है किसी वस्तु की शो किया जाता है ना, और कितनी मात्रा उस प्राइस पे खरीदी गई है एक इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा, है ना। तो ये तीनों के तीनों ही क्या, यहाँ पे इंडिविजुअल मेंशन नहीं किया गया है ऑप्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं, आपकी मांग अनुसूची में शामिल की जाती है। बस यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल मांग अनुसूची की, व्यक्तिगत की। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। आपके ए बी सी तीनों ऑप्शन हैं, तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इंडिविजुअल आपकी मांग अनुसूची में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड, कि कौन सा आपका मांग का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, प्राइस डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट डिमांड या फिर ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन से डिमांड के प्रकार नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है, ध्यान में रखना है, मांग के प्रकार कौन से नहीं है आपको बताना है, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉइंट डिमांड। हमने पढ़ा है प्राइस डिमांड तो होती ही होती है। फिर डिराइव्ड, अगर किसी को डिराइव्ड का मतलब नहीं पता तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका मतलब होता है व्युत्पन्न हुई हुई मांग, यानी जो उत्पन्न होती है मांग, है ना। तो ये भी एक मांग का प्रकार होता ही है, ठीक है। लेकिन जॉइंट डिमांड हमने कहीं सुना है कभी कि जॉइंट डिमांड क्या होता है? बोलो, नहीं सुना ना। इसका मतलब कि ये क्या है, आपका टाइप नहीं है, किसका? डिमांड का, मांग का कोई भी टाइप नहीं है जॉइंट डिमांड। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट डिमांड। ध्यान में रखना, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। एन इनकम डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी स्लोप्स, यानी जो आपका आय का मांग वक्र है वो किसी वस्तु के लिए उसका स्लोप कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, या फिर अपवर्ड्स टू द राइट होता है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन होती है? आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। तो हमने देखा था कि जब आपकी इनकम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिमांड को किसी कमोडिटी की, तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कमोडिटी की डिमांड भी क्या होती है? बढ़ती है। और इनकम घटती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, ये हमने देखा था, कुछ अपवाद के अलावा ऐसा होता है, राइट। तो इस सिचुएशन में इन दोनों का रिलेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो इनका जो क्या होगा, स्लोप होगा इनकम का, वो क्या होगा? इनकम डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा? बोलो, ये क्या है? पॉजिटिव है, तो मैम क्या होगा? अपवर्ड्स टू द राइट होगा, ठीक है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी किया है ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिए अपने आप को +2, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ द डिमांड कर्व, की कौन सी ऐसी शेप है इन ऑप्शंस में से जो ये प्रदर्शित करती है, शो करती है कि जो आपकी लोच है, इलास्टिसिटी है, वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 एट ऑल पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हमें अब ये जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि जब इलास्टिसिटी आपकी इक्वल होती है 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, तो वो क्या सिचुएशन होती है, क्या होता है? हमें पता है, हमने पढ़ा है क्या होता है उस सिचुएशन में कि जितनी मात्रा से, जैसे मान लीजिए 10% से आपकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी कितने परसेंट से कम हो जाएगी? 10% से। अगर 10% से प्राइस घट रही है तो डिमांड भी कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 10% से, है ना। मतलब सेम क्या होगा इनमें? सेम तरीके का क्या होगा? चेंज आएगा दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, डिमांड और प्राइस के। होता है ऐसा। तो इस सिचुएशन में हमने देखा तो जो हमारा कर्व बनता है उसकी शेप किस तरीके की होती है? बोलो, हमने पढ़ा भी था, याद हो तो आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन 4 है यहाँ पे। फर्स्ट है अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर सेकेंड है अ पेरिपेंडिकुलर, फिर थर्ड है अ पैराबोला, और फोर्थ है एक स्ट्रेट लाइन। अब बताओ मुझे जल्दी से विच वन इज करेक्ट। आपने पढ़ा था कौन सी शेप होती है? इलास्टिसिटी डिमांड जब इक्वल होता है 1 के, उस समय में आपका जो स्लोप बन के आता है वो किस तरीके का होता है? जी बिल्कुल, वो होता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमने इसको अच्छे से किया था, पढ़ा था, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल होता है 1 के, तो उस सिचुएशन में आपका जो कर्व बनता है वो होता है, उसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ओके। चलिए क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When the decrease in the price of one good, जब किसी एक सामान की प्राइस में, कीमत में क्या होती है? कमी होती है। तो जो द डिमांड फॉर अनदर गुड टू डिक्रीज, तो जो दूसरा उससे रिलेटेड गुड है उसके भी प्राइस में कमी होती है। तो ये दोनों टाइप के गुड्स क्या होंगे आपस में? बताइए मुझे। 4 ऑप्शंस हैं। कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, नॉर्मल होंगे, इन्फीरियर होंगे, या फिर आपके सब्स्टिट्यूट्स होंगे। बताइए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स लिखा है, ओके। तो मुझे बताइए विच वन इज करेक्ट नाउ। ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि जब एक वस्तु की डिमांड क्या होती है? घटती है, ठीक है। डिमांड कम होती है तो दूसरी वस्तु की जो
एक वस्तु की प्राइस जब कम होती है तो दूसरी वस्तु की क्या होती है, डिमांड भी कम हो जाती है। ये कौन सी सिचुएशन में होता है? इस सेंटेंस को पढ़ते ही क्या याद आता है मुझे बताओ जल्दी से। मैम याद आता है चाय कॉफ़ी, आता है कि नहीं? चाय की अगर प्राइस है वो कम हो रही है तो आपकी कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग क्या पीना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, चाय, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। और चाय और कॉफ़ी आपस में क्या है, बोलो जल्दी से। ये हैं आपके सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापित गुड्स, राइट। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन हियर? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सब्स्टिट्यूट गुड्स इज करेक्ट हियर, द ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को देखते ही, है ना, ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। फिर आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है कि इन्फीरियर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इन सबसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपने डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ा, देखा कि ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, जी हाँ ये ऑप्शन में है, तो जी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन डी, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इन्फीरियर कमोडिटीज़। इन्फीरियर कमोडिटीज़ कौन सी होती है? ये गिवन गुड्स का एक पार्ट होता है ना। इन्फीरियर टाइप की जो कमोडिटीज़ होती हैं वो इनकम इफेक्टिव, तो उनकी स्थिति में उस परिस्थिति में आपका आय प्रभाव कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 होता है, नेगेटिव होता है, इन्फिनिटी होता है या पॉजिटिव होता है, बताइए। तो अब आपको सीधा सीधा रिलेशन दिखना है इन्फीरियर गुड्स में और इनकम इफेक्ट में, मतलब कि उससे इनकम पर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, सस्ते टाइप के, जो कब यूज़ किए जाते हैं, जब आपके पास पैसे कम होते हैं, है ना, किए जाते हैं। बाजरा जैसे मान लो, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, हमारी आय कम होती है, तो हम वही बाजरा खाना प्रेफर करते हैं। पर अगर हमारी आय धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम बाजरे की डिमांड कम कर देंगे, हम किस पे आ जाएंगे, व्हीट पे, गेहूं पे आ जाएंगे कि नहीं, बोलो, है ना। तो क्या हुआ कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड बाजरे की डिमांड कम हो रही है, और जब हमारी इनकम कम हो रही है तो वही उन प्रोडक्ट की, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपस में कौन सा रिलेशन हुआ, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, क्या हुआ रिलेशन, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव। इन्फीरियर कमोडिटीज और इनकम इफेक्ट में आपका नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस भी करो साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मस्ट टू डू। किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से, ये आप सभी को पता होना ज़रूरी है। ये सभी मैं PYQs में से उठा के लाई हूँ, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन है वो आपके पहले जो हमने किए उससे रिपीट भी हो जाए, पर कोई बात नहीं, वो आपका रिवाइज हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The demand curve is dash 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 representation of a demand schedule. Demand curve slopes dash 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 word from left to right. तो क्या बोला इसने कि जो आपका मांग वक्र है वो क्या होता है, डैश 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 रिप्रेजेंट होता है ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची में डैश 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 रिप्रेजेंट होता है, और जो मांग वक्र का स्लोप है वो डैश 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 होता है, कौन सा होता है, अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सब आपको क्या करना है, बताना है। तो जो डिमांड कर्व है, अब देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट में और सेकंड में आपको फिल करना है। अपना माइंड लगा के आप मुझे करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि जो मांग वक्र है वो जब हम मांग अनुसूची बनाते हैं तो उसमें मांग वक्र का क्या प्रदर्शित होता है, ग्राफिकल डाउन, ग्राफिकल शेड्यूल। अब आपको इनमें से बिठा के डैश 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 में फिल करना है। मैंने आपको क्या दे दिया है सजेशन कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब स्लोप के बारे में बताना है कि फिर जब लेफ्ट टू राइट होता है तो स्लोप कैसा होता है, डाउन, ग्राफिकल, अप अप बताना है, ठीक है। इस तरीके से आप मुझे बताओ विच वन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। तो देखिए अभी क्या लिखा है इसमें कि जो डिमांड कर्व है मांग अनुसूची में, क्या डिमांड कर्व का शो होता है, मैम डिमांड कर्व एक ग्राफिकल वे होता है ना, पूरा डायग्राम बनाया जाता है उसको ग्राफिकल वे में। उससे हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट्स को कि इतनी प्राइस है, इतनी डिमांड है, उसको हम किस में मेंशन करते हैं, उससे हम बनाते हैं मांग अनुसूची से हम ग्राफिकल वे में क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व, राइट। तो ये क्या हो गया, ग्राफिकल वे में बनाते हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका, फर्स्ट में हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे हम ग्राफिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए स्लोप कैसा होता है, ये भी कोई पूछने की बात है, सभी को पता है लेफ्ट टू राइट डिमांड कर्व का स्लोप होता है मैम, होता है आपका डाउनवर्ड,
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा ग्राफिकल, सेकंड में आ जाएगा डाउन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, विच वन इज करेक्ट, वो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से चारों के चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड का एक डिमांड कर्व किस तरीके का होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। फिर यानी कि जो मांग का नियम है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रदर्शित करता है आपका जो डिमांड कर्व है, जिसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या फिर ऑल ऑफ द अबव आपको बताना है जल्दी से। बहुत इजी है, राइट। मैम हमने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए, हमें तो साफ साफ दिख रहा है एक डिमांड कर्व में ये सारी चीज़ें तो होती हैं, है ना। क्या होता है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होता है, साथ ही साथ इसका स्लोप भी डाउनवर्ड होता है, और ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड के बीच भी। तो यहाँ पे हमारा तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ही क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सी हियर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स। यानी किसी एक कमोडिटी की जो डिमांड है, मांग है, वो निर्भर करती है रिलेटिव प्राइस ऑफ, किसके रिलेटिव प्राइस पे निर्भर करती है आपको बताना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के, अब नॉर्मल गुड्स के, इंफीरियर गुड्स के, या नन ऑफ द अबव। यानी एक कमोडिटी की डिमांड, ये तो क्या हो गया? 3 तरीके से हम देखते हैं, या तो प्राइस से, या इनकम से, या फिर रिलेटेड गुड्स से, है ना। तो इस सिचुएशन में कौन सी आपकी होगी कि आपकी जो मांग की मात्रा है वो निर्भर करेगी किसी रिलेटेड प्राइस पे। तो किसके रिलेटेड प्राइस पे, ये बताना है आपको। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, राइट। हमें क्या लेना देना अब नॉर्मल गुड से, इंफीरियर गुड से, है ना। तो अगर हमारी डिमांड किस पे निर्भर करेगी? दूसरे किसी प्राइस पे। तो किस पे? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसी के पे ना, कि अगर हमारी एक जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस में कमी या वृद्धि हो रही है तो उससे हमारी मांग में क्या होगी? कमी या वृद्धि देखने को मिलेगी, राइट। सो हियर इन दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन नंबर ए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इज करेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीजन्स फॉर चेंज इन डिमांड, यानी मांग में चेंज, मांग में परिवर्तन किस वजह से होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, यानी कमी या वृद्धि किस वजह से होती है। तो ये फैक्टर से रिलेटेड है आपके, है ना, डिमांड के जो फैक्टर्स हैं उनसे। तो आप ऑप्शंस दिए हैं, देखिए यहाँ पे। चेंज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे, बताना है आपको। चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से भी जो आपकी जनसंख्या है उससे, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की। फिर है चेंज इन फैशन एंड कस्टम्स। तो इन सभी का क्या होता है? बहुत इजी है, राइट। इन सभी का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मांग की मात्रा पे, कमी या वृद्धि होती है इन सभी से, है ना। सो हियर योर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। ओके, तो चलिए समझ में आ गया। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कैसे उसी एक जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसको घुमा के किस तरीके से दिया। इस तरीके से एक ही टॉपिक या एक ही आपका सेंटेंस होता है, उसमें से भी घुमा के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। देखिए, इफ़ द डिमांड कर्व इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलास्टिसिटी इज़, अगर आपका जो मांग वक्र है उसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आपकी जो मांग की लोच है वो क्या होगी। अभी अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन। जल्दी से मुझे सभी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे होगी आपकी इलास्टिसिटी कितनी, बोलो, होगी 1 की। अभी अभी हमने देखा था जब हमारी इलास्टिसिटी होती है, यूनिट होती है, इक्वल होती है, 1 होती है, तो हमारी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। और अभी हमें उसको घुमा के पूछ लिया कि जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इलास्टिसिटी कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट, 1 होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच 1 होती है, राइट। करेक्ट है, क्लियर है। चलिए अभी बढ़ते आगे। आपको बताना है कि विच वन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम का क्या है? अपवाद है। बहुत इजी है, पता है सभी को। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। बताइए मुझे कौन सा होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन।
चलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जो प्रदर्शन मतलब होते हैं ना, दिखाते कि इसके पास है, मेरे पास भी है, मतलब शो के लिए क्या करते हैं कोई जब खरीदते हैं किसी वस्तु को, है ना, दिखाने के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, गिवन गुड्स आपके होते ही हैं। फ्यूचर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, ऐसा होता है ना कि अगर फ्यूचर में ये होता है कि कमी रहेगी किसी गुड की, तो अभी उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, एक्सेप्शन है किसके, लॉ ऑफ डिमांड के, मांग के नियम के। याद है ना सभी को? तो यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन से जो ऐसे स्टेटमेंट्स है वो क्या है, सत्य है, ट्रू है। तो अच्छे से सेंटेंसेस को पढ़ते हैं हर एक को। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, सभी जानते हैं इंफीरियर गुड्स की सिचुएशन में क्या होता है, द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव होता है क्या, ऑल्दो द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज पॉजिटिव। आय प्रभाव तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रतिस्थापित प्रभाव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बताइएगा सही है कि नहीं है। बी क्या कह रहा है, इन इंफीरियर गुड्स द इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज पॉजिटिव, यानी दोनों के दोनों प्रभाव है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सी क्या कह रहा है, इन इंफीरियर गुड्स द इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आर नेगेटिव, दोनों के दोनों प्रभाव नेगेटिव होते हैं। फिर डी क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ऑल्दो द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नेगेटिव होता है। ठीक है। तो आपको बताना है अच्छे से, गिवन गुड का इसमें देखा गया है, एक तो कीमत प्रभाव और एक आपका प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आपको अच्छे से पता, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, इनकम इफेक्ट देखा था गिवन गुड्स की सिचुएशन में क्या होता है। अच्छे से मुझे चारों के चारों को देख के अच्छे से समझ के मुझे बताओ कौन सा इसमें से सत्य है। ओके, चलिए डियर पीपल्स, देखिए अभी हमें पता है इनकम इफेक्ट क्या होता है हमारा इंफीरियर गुड्स की सिचुएशन में। अभी देखा था हमने, पता है सभी को मैम, हमें पता है बाजरे की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी वैल्यू कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी जब हमारी इनकम इफेक्ट बढ़ जाएगा, आय हमारी बढ़ जाएगी, और मात्रा बढ़ जाएगी अगर हमारी आय घट जाएगी। तो कीमत प्रभाव तो क्या है, नेगेटिव है। ये क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कीमत प्रभाव क्या है, नेगेटिव है। तो इसी से आप ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। जिस चीज़ में भी कीमत प्रभाव पॉजिटिव दिया है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, वो तो सारे अपने आप कट हो जाएंगे, उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। तो कौन में आपका पॉजिटिव दिया गया है, देखिए ए में तो नेगेटिव दिया गया है, बी में फिर पॉजिटिव दिया गया है, सी में नेगेटिव दिया गया है, डी में पॉजिटिव दिया गया है। तो आपका जो बी और डी ऑप्शन है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इनकम इफेक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है गिवन गुड्स की सिचुएशन में। क्या होता है, इंफीरियर गुड्स की सिचुएशन में वो नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो बी और डी ऑप्शन है वो तो ऐसे रॉन्ग हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ए और सी के बारे में। ठीक है। तो अब ए में क्या लिखा है कि जो आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें अभी तक सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का नहीं पता है कि जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अब हमें ये जानना है, तो बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स थोड़ा दिमाग लगा के कि क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा सब्स्टिट्यूट प्रभाव क्या होगा आपका, बोलो पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, मान लीजिए एक आपका बाजरा है, एक इसी तरीके का कोई एक और मान लीजिए खाने का है जो बहुत सस्ता है। ठीक है। तो अगर आप बाजरे की जो प्राइस है उसमें अगर वृद्धि हो जाती है, तो आप बाजरे की जगह दूसरा जो है सस्ता मिलता है, कोई भी मान लीजिए किसी भी चीज़ का आटा जो भी सस्ता मिलता है, वो खाना प्रेफर करोगे या नहीं करोगे, बोलो करोगे ना। तो जब बाजरे की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे आटे की प्राइस डिमांड भी बढ़ रही है, बाजरे की प्राइस घट रही है तो दूसरे की आटे की डिमांड घटेगी, वो बाजरा खाना चाहेंगे, है कि नहीं है। तो दोनों में क्या है, जो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है घट रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो कौन सा आपका जो ट्रू है, बिल्कुल सत्य कथन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहता है कि जो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं उस सिचुएशन में जो आपका इनकम इफेक्ट है वो तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमें पता है, हमने देखा है कैसे, जरूर नेगेटिव ही होता है। और जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिस इज बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू,
राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप चलते हुए भी क्या कर सकते हो, जो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं इनको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि देखिए सब में इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन दे दी, पॉजिटिव नेगेटिव की सिचुएशन दे दी, तो अच्छे से आप ऑप्शन से दिमाग को हटा के अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उस पर दिमाग लगा के जब देखोगे चीज़ों को कि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो अच्छे से आप फिर ऑप्शन को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने में एबल हो पाओगे अपने माइंड ऑफ सीक्वेंस से। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो मैंने तरीका भी बता दिया है कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, आगे और भी सीखते रहेंगे, अटेम्प्ट करने के बारे में सीखते जाएंगे। ठीक है, कैसे हमें अप्लाई करना है हमारी प्रोसेस को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है, सभी 2 मिनट में बता देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट। नॉर्मल डिमांड ड्राइव स्लोप्स, जो नॉर्मल डिमांड है आपकी उसका स्लोप कैसा होता है? मैम वी नो वेरी वेल, स्लोप कैसा होता है? प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, प्राइस घटती है, डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव रिलेशन होता है, स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। राइट, क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें भी क्या देखना, हमें स्टेटमेंट को देखना है पहले और फिर बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन से हैं, तो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं 1 2 3। फर्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ अ बिजनेस फर्म इज टू अर्न अ प्रॉफिट। एक बिजनेस का मेन पर्पस, उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। बताना है कि ये सत्य है या नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड क्या बोलता है? कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट इज अ डील, कैपिटल मैनेजमेंट इज अ डील विद इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब जो आपका पूंजी का जो प्रबंधन है वो क्या है? एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसका पार्ट है पूंजी प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। यानी अगर आपको लागत पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो लागत का एनालाइज करना भी आपको ज़रूरी होता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है। आपने पढ़ा अच्छे से तीनों स्टेटमेंट को, अपना माइंड लगाया, तो देखिए पहला क्या बोलता है कि एक भी बिजनेस फर्म का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। होता है कि नहीं? बिजनेस करते ही इसी के लिए ताकि एक टाइम पे आपको आके क्या हो सके, लाभ मिल सके, है ना, तो ये करेक्ट है। फिर जो आपका कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो डील किया जाता है विद इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब किया जाता है कि नहीं किया जाता है? देखिए डायरेक्टली चाहे ना किया जाता हो पर किसी ना किसी रूप में किया जाता है। बोलो कैसे? ये देखा जाता है या नहीं? इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसी तरीके से आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और उसको आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आप उसको इन्वेस्ट करके मैक्सिमम क्या कर सको, प्रॉफिट कमा सको, मैक्सिमम रिटर्न्स आपको उससे मिले, है ना। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या डिसाइड कर सकते हैं, देखा जाता है। तो ये भी ये करेक्ट हो गया। फिर ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है कि अगर आपको लागत पे कंट्रोल करना है तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि आपके बिजनेस की फर्म की लागत आ कितनी रही है, उसको एनालाइज करना तो मस्ट होता ही होता है ना। तो हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ली गई है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स। हमने पढ़ा था किन किन के थ्रू, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के थ्रू अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, राइट। तो यहाँ पे रॉबिन्सन पूछा है कि रॉबिन्सन का क्या मत था, जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विच, अब क्या होता है आगे वो आपको बताना है। ए है आपका स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, वो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ाई कराते हैं, एक ऐसा विज्ञान है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केर्स रिसोर्सेज, यानी क्या संबंध बताता है किसके बीच में, कि जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कमी है संसाधनों की, उनके बारे में। ठीक है, फिर स्केर्स मीन्स हैव अल्टरनेट यूज, यानी स्केर्स का मीन होता है अल्टरनेटिव यूज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, कैसा विज्ञान है वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से, बताइए।
जिन्होंने भी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिन्होंने भी अच्छे से क्रैम किया है थोड़ा सा जो डेफिनेशंस हैं उनको, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, हमने एडम स्मिथ का पढ़ा था, हमने मार्शल का पढ़ा था, हमने ये रॉबिन्सन का भी पढ़ा था, तो उनको अच्छे से ये समझ में आ गया। वेरी गुड जिन्होंने भी करेक्ट आंसर किया है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है अकॉर्डिंग टू लियोन रॉबिन्स जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को मेंशन किया था, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, कि एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है जिसमें रिलेशन देखा जाता है कि जो आपके कमी है संसाधनों की उनका अल्टरनेटिव यूज़ इस तरीके से करें कि जिससे आपको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शंस है ना, इनसे मिलके पूरी डेफिनेशन यहाँ पे बन रही है। ओके, तो जो आपके तीनों की तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। हेयर द ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल प्रीमिसेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के जो बेसिक मूलभूत क्या है, मूलभूत आधार क्या है इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बोलता है इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स, यानी कोई भी एक व्यक्ति है वो कैपेबल होता है अपने जो गोल्स हैं उनको स्थापित करने में, एंड एक्ट इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स, और कार्य करता है लगातार उन गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या ऐसा बोलता है अर्थशास्त्र के जो मूलभूत आधार है, ये है मूलभूत आधार अर्थशास्त्र का, कि एक जो व्यक्ति होता है उसका एक कोई ना कोई गोल होता है, तो वो जो स्थापित करता है और फिर उसको वो पाने के लिए लगातार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर ए ये बोलता है। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्कार्स, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमेशा कम मात्रा में रहते हैं, मतलब उनकी कमी कहीं ना कहीं उत्पन्न होती ही है क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। राइट, फिर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल चूज द अल्टरनेटिव फॉर विच दे बिलीव द नेट गेन्स टू बी द ग्रेटेस्ट, मतलब जो भी व्यक्ति हैं, उपभोक्ता हैं, वो ऐसी चीज़ें चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे अल्टरनेटिव को चूज़ करना चाहते हैं जिनसे वो ये बिलीव करते हैं कि उन्हें क्या हो, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट क्या मिले, प्राप्त हो उस चीज़ से जो उपयोगिता है, उपयोगिता समझ लीजिए, जो भी वो चीज़ का यूज़ कर रहे हैं उससे उन्हें नेट गेन, मतलब मैक्सिमम जो उन्हें प्राप्त हो रहा है वो ग्रेटेस्ट हो, सबसे अधिक प्राप्त हो, जो भी वो चूज़ कर रहे हैं ऐसे अल्टरनेटिव को वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आधार है अर्थशास्त्र का, बताना है आपको। फिर डी ऑप्शन है नो मैटर वॉट द सर्कमस्टांसिस, कि कैसी भी परिस्थिति हो, इंडिविजुअल चॉइस ऑलवेज इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ, जो व्यक्ति है वो हमेशा ये चूज़ करता है, अदला बदली चूज़ करता है, ऑलवेज इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ, मतलब कि वो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो ये, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उससे उसको चूज़ करने में वो मैक्सिमम अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है। ठीक है, तो बताइए अर्थशास्त्र का मूलभूत फंडामेंटल जो आधार है वो क्या है, आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। तो देखिए चारों के चारों ऑप्शन अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें जानना है अर्थशास्त्र के माध्यम से, मतलब कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो इसका आधार है मूलभूत वो क्या है। तो इनमें से जो इफेक्टिव ऑप्शन है, जो सीधा सीधा कनेक्टेड है अर्थशास्त्र से, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है कि जो कोई भी उपभोक्ता इंडिविजुअल है वो ऐसे अल्टरनेटिव को चूज़ करना चाहता है जिससे उसे क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो वो यूज़ कर रहा है उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। ठीक है, ये चीज़ हम मान के चलते हैं हमारी जो अर्थशास्त्र की जब हम अध्ययन करते हैं उसमें। ठीक है, इन चारों के ऑप्शंस में से सबसे इफेक्टिव जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको, थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं तो इनको अच्छे से हर एक सेंटेंस को समझ के फिर आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उससे डायरेक्ट कनेक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन हो रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी लाभ अधिकतमीकरण के लिए ऑफ द फर्म के लाभ के अधिकतमीकरण के लिए फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड, ये जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट है आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऐसा होता है। फिर सेकंड है जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो आपका सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत
लागत वक्र को नीचे से काटता है, ठीक है, नीचे से कट करता है। तो आपको बताना है इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस सही है या कौन सी कंडीशन मतलब दोनों में से कौन सी कंडीशन सही है, बताना आपको, बताइए। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही है। तो जो कोई भी फर्म है उसका लाभ अधिकतमीकरण हम देखें ग्राफिकली वे में तो किस सिचुएशन में होता है, जब आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है, वो सीमांत आय के बराबर हो जाती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका लाभ अधिकतमीकरण की सिचुएशन होती है। देखते हैं ना, हमें पता है सीमांत आय क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है। एक इकाई का यूज़ करने पे, एक इकाई का प्रोडक्शन करने पे जो हमारी फैक्टर्स की लागत आती है, एक अलग से इनपुट का यूज़ करने पे, एक इकाई का अतिरिक्त इनपुट का यूज़ करने पे जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हमारी होगी सीमांत लागत, और हमारी सीमांत आय क्या होगी, एक अतिरिक्त इकाई को सेल करने पे हमारी जो होने वाली आय है उसे हम बोलेंगे सीमांत आय, राइट। तो ये दोनों जब इक्वल होती हैं, MC इज इक्वल टू MR, तो उस सिचुएशन में आपका जो फर्म का प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन होता है, अधिकतमीकरण के सिचुएशन में होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका MC कर्व है यानी सीमांत लागत वक्र है वो कट करता है जो आपकी औसत लागत वक्र है उसको नीचे से, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही सिचुएशन है जब उस बिंदु पे क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो दोनों ही कंडीशंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जनरल डेफिनेशन, कि आपकी सामान्य ऐसी कौन सी परिभाषा है जो बेस्ट है ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपकी व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसकी स्टडी की। तो ये चारों परिभाषाओं में से आपको सबसे इफेक्टिव परिभाषा बतानी है, बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है, ठीक है। ए क्या बोलता है, द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अच्छा, फिर बी बोलता है, ए बोलता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिससे ये पता लगाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, बेस्ट वे है, ठीक है। बी बोलता है द बिहेवियर ऑफ द फर्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। सी बोलता है इंडिविजुअल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी, और डी बोलता है यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो आपको बताना है विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, फर्स्ट तो आपका सीधा का सीधा रॉन्ग है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का बिजनेस इकोनॉमिक्स से वैसे डायरेक्टली कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। तो ये आपका तो हो जाएगा एलिमिनेट रॉन्ग, ठीक है। फिर भी क्या बोलता है, बिहेवियर ऑफ द फर्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, जी हाँ इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है। सी भी बोलता है इंडिविजुअल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी, हाँ ये भी होता है। लेकिन सबसे इफेक्टिव जो है यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन, जो भी आपके अर्थशास्त्र के सिद्धांत है उनका उपयोग करके जब आप कोई भी एक बिजनेस फर्म है वो डिसीजन लेती है, उसे ही तो हम बोलते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। सबसे पहले चैप्टर में हमने यही चीज पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस ऑप्शन में जो आपको पूछा है बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेस्ट डेफिनेशन, तो वो आपकी हो जाएगी यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का इस तरीके से उपयोग करना, मेकिंग बिजनेस डिसीजंस, जिससे जो व्यवसाय हैं उनके निर्णय लिए जा सकें। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से क्या कर लिया है, एक बार ये जो हमारा बेसिक से शुरू हुआ था यूनिट नंबर 3 उसका थोड़ा रिवीजन हमने क्वेश्चंस के थ्रू कर लिया है, और हमने ये भी सीखा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, अटेम्प्ट करने के लिए प्रोसेस की जाती है। पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ के फिर उसमें से इफेक्टिव जो ऑप्शन है उसको देख के, राइट। असर्शन रीजन में अलग तरीके से, करेक्ट कौन सा है उसमें अलग तरीके से सारी प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो इस सब प्रैक्टिस की भी आपको बहुत नीड है, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ गई थी। ओके, तो कल की क्लास में फिर हम करेंगे बात, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिजनेस डिसीजन, यानी बाजार किन किन टाइप के होते हैं और उनसे किस तरीके से व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर हमारा बचेगा प्राइसिंग मेथड 11 नंबर चैप्टर, तो जल्दी से जल्दी इनको सम अप करने की कोशिश करेंगे और फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, हमारी यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो फेब तक हमारी हो जाएगी नई जो यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज हुआ है
24 फैब आज हो चुकी है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम इस वीक में कंप्लीट करा देंगे पूरा। उसके बाद में इसका अच्छे से एक बार प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे वीकेंड पे, और फिर हम हमारी नई यूनिट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी। तो मिलके साथ में सबके सब अच्छे से स्टडी करते रहिए, क्लासेस लगाते रहिए और रिवीजन साथ में करते रहिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो मस्ट, ठीक है। तो जो भी क्लासेस होती हैं उनके आपको सारे के सारे नोट्स एज अ PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जो UGC नेट की हमारी वेबसाइट है फिलर फॉर्म की, उस पे। तो आप वहां पे जाके सारे के सारे PDFs कलेक्ट कर लिया करो नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके फीडबैक देना कि कैसा लगता है आपको, MCQs कैसे लगे, किस तरीके से हमने सॉल्व किए, तरीका कैसा लगा, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना और सभी को शेयर किया कीजिए, जिनको पढ़ना है, जिनको तैयारी करनी है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनमें भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, नहीं, ठीक है। तो चलिए जो भी फिलर फॉर्म के साथ मिलके पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी स्टडी को बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सोशल साइट्स यहाँ पे सब मैंने मेंशन कर दिया है। ये वेबसाइट है, ये सोशल साइट्स है, तो आप इन पे अप्रोच कर सकते हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे फॉलो कर सकते हो, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप कंटिन्यू टू योर स्टडी एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।